हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम है एम नसीम अंसारी और आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ रोबोट यानी रोबोट के मुख्य अवयव, मुख्य घटकों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबोट्स के 4 मुख्य अवयव होते हैं जिनके द्वारा रोबोट को डिज़ाइन किया जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिसमें पहला है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर को आर्म भी कहा जाता है और इसे आप मानव के हाथ की तरह, जैसे मानव के हाथ में कई जॉइंट्स होते हैं, कलाई होती है, भुजा होती है, ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा मुख्य अवयव है कंट्रोलर। कंट्रोलर को रोबोट का ब्रेन भी कहा जाता है और जिस तरह मानव का मस्तिष्क प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके मानव शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से रोबोट के अंदर जो कंट्रोलर है, जो रोबोट का ब्रेन होता है, वह कंट्रोलर के द्वारा पूरे रोबोटिक सिस्टम को, पूरे रोबोट को कंट्रोल करता है। तीसरा मुख्य अवयव है सेंसर। सेंसर में कई तरह के सेंसिंग डिवाइस लगे रहते हैं जिसके द्वारा रोबोट बाहर के वातावरण को आंतरिक अंगों से कनेक्ट करता है। चौथा मुख्य अवयव है पावर सप्लाई यूनिट। रोबोट को कार्य करने के लिए भी पावर की आवश्यकता होती है, पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए पावर सप्लाई यूनिट होती है। तो इन सभी मुख्य अवयवों को अब हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनिपुलेटर की, जिसे आर्म भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव के हाथ की तरह ही रोबोट में भी कई तरह के लिंक्स और जॉइंट होते हैं, यानी कि मैनिपुलेटर या आर्म दृढ़ लिंकों की ऐसी श्रृंखला होती है जो आपस में जुड़ी होती है। यहाँ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे एक सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम के अंदर 3 लिंक है, लिंक 0, लिंक 1 और लिंक 2। लिंक 0 और लिंक 1 जॉइंट 1 की सहायता से आपस में जुड़े हुए हैं और लिंक 1 और लिंक 2 जॉइंट 2 की सहायता से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ एक चित्र और दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर आप रोबोट के मैनिपुलेटर और आर्म का व्यवस्थित आरेख यानी कि लाइन डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर भी कई तरह के लिंक हैं, ये जॉइंट्स हैं। इसमें एक एक्चुएटर भी दिया हुआ है जिसे हम आगे समझेंगे, और यहाँ एक बेस है जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और एक्चुएटर की हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लिंक और जॉइंट को देख सकते हैं। रोबोट मैनिपुलेटर के 3 संरचनात्मक अवयव होते हैं, यानी कि रोबोट का ये जो मैनिपुलेटर है यह भी 3 तरह के अवयवों से मिलकर बना होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर्म। आर्म जो है उसे आप मनुष्य की भुजा की तरह जो है समझ सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है रिस्ट। रिस्ट का मतलब हो गया कलाई। यह मनुष्य की कलाई की तरह किसी एक दिशा में दूसरी दिशा में इसे घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तीसरा मुख्य अवयव होता है हाथ या अंत अफेक्टर, हैंड और एंड अफेक्टर। हाथ या अंत अफेक्टर को आप मनुष्य के पंजे से कंपेयर करके समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारे पंजे, हम जो है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए हम अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उंगलियों की सहायता से, अंगूठों की सहायता से हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं, उसे फिर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से रोबोट का मैनिपुलेटर के अंदर हाथ और अंत अफेक्टर होते हैं जिसके द्वारा हम किसी एक चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। रोबोट मैनिपुलेटर के अंदर आप यहाँ एक एक्चुएटर भी देख सकते हैं। तो रोबोट में एक्चुएटर का प्रयोग किया जाता है जो कि एक तरह की मोटर होती है जिसका प्रयोग रोबोटिक सिस्टम को, यंत्र विन्यास को घुमाने के लिए या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी रोबोट है उसकी एक बॉडी होगी और इसके सेंसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके
रोबोट जो है उसके अलग अलग पार्ट जो है मूव करेंगे, आगे पीछे होंगे, घूमेंगे। ठीक है, रोबोट की बॉडी में भी धातु हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है और अलग तरह तरह की सामग्रियां हो सकती हैं जिसके द्वारा जो है रोबोट बना होगा। इन बॉडी के अंदर छोटी छोटी मोटरें लगी होती हैं। ठीक है, इन मोटरों को ही हम एक्चुएटर कहते हैं। एक्चुएटर क्या करता है? रोबोट के बॉडी के कुछ हिस्सों को मूव करने के लिए मानव की जो मांसपेशियां हैं उसकी तरह कार्य करता है, उसकी तरह नकल करता है। तो रोबोट के एक्चुएटर रोबोट की मांसपेशियों की तरह होते हैं जो संचित की गई ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं। एक्चुएटर सामान्यतः द्रव्य, वायुवीय या विद्युतीय हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्चुएटर है, इसमें एक पिस्टन है, सिलेंडर है और इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर अगर द्रव है यानी कि किसी एक तरह का लिक्विड है, ऑयल है, तेल है ना, तो अगर इसके द्वारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को जो है पावर मिल रही है तो उसे फिर द्रवीय सिस्टम कहा जाएगा। अगर वो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे वायुवीय सिस्टम कहा जाएगा और अगर बिजली का इस्तेमाल करके तो वो विद्युतीय एक्चुएटर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुएटर यांत्रिक अवयवों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर जो लिंक है, जॉइंट्स हैं, चेन है, बेल्ट है, लीड स्क्रू है, इनके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। रोबोट मैनिपुलेटर के अंदर एक्चुएटर के रूप में ज़्यादातर लीनियर एक्चुएटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे एक्चुएटर जो घूमने के साथ साथ बाहर एवं अंदर की गति करते हैं। इसके द्वारा गति को परिवर्तित भी किया जा सकता है और अधिकांश भारी लोड वाले या इंडस्ट्रियल रोबोट के लिए ये इस तरह के जो एक्चुएटर हैं, लीनियर एक्चुएटर, ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब समझते हैं एंड इफेक्टर को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोबोट के द्वारा किसी भी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए या उसमें कुछ संशोधन करने के लिए या किसी चीज़ की किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए, है ना, तरह तरह से हम रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोबोट के हाथ को एंड इफेक्टर कहा जाता है और जो रोबोट की भुजा है उसे हम आर्म कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मनुष्य की भुजा के अंत में हाथ और उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार रोबोट के अंत में एक अवयव होता है जिसे हम अंत इफेक्टर कहते हैं, एंड इफेक्टर कहते हैं। रोबोट का ये एंड इफेक्टर उसी तरह से काम करता है जैसे मनुष्य की हथेली एवं उंगलियां। यह आमतौर पर विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, अनुकूलित होती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के एंड इफेक्टर डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में अंत इफेक्टर का डिज़ाइन किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कई तरह के रोबोट होते हैं। ठीक है, उनका एप्लीकेशन भी जो है, उनकी आवश्यकता भी जो है तरह तरह से होती है और उसी तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे रोबोट्स के एप्लीकेशन के आधार पे, आवश्यकता के अनुसार उन्हें किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशन होती है, किस तरह के रोबोट्स होते हैं, ठीक है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके फ़ायदे नुकसान क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल रोबोट है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कारखानों में ऐसे रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और यह रोबोट भारी सामानों की हैंडलिंग के लिए, ठीक है, पेंटिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घरेलू रोबोट के बारे में आपने सुना होगा, डोमेस्टिक रोबोट जिन्हें कहते हैं। वो क्या करते हैं, घरों के अंदर जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, जैसे मान लीजिए वैक्यूम क्लीनिंग है, सीवर की सफाई है ना, घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए डोमेस्टिक रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल रोबोट बहुत ही जो है एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। मेडिकल कार्यों में सर्जरी के लिए, ऐसी सर्जरी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ऐसे सर्जरीज़ के अंदर भी जो है रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है और यह मानव की अपेक्षा कई अच्छी तरह से दक्ष तरीके से कार्य करते हैं।
ठीक है। इसी तरह से मिलिट्री रोबोट्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वह करती हैं अपनी सेना के अंदर, और युद्ध के दौरान इनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मानव सेना को कम से कम क्षति और नुकसान पहुँचे। ठीक है। इस तरह के रोबोट हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किए जा सकते हैं। ठीक है। स्पाइडर रोबोट हो सकते हैं जो है कीट की साइज़ का होता है, उड़ सकता है ना, काफ़ी तेज़ और चालाक होता है। तो कई तरह के रोबोट हो सकते हैं। तो तरह तरह के रोबोट्स के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी हथेलियों को या कहें कि उनके आर्म को, उनके एंड इफेक्टर को यानी कि उनकी जो पंजे हैं उनको डिज़ाइन किया जा सकता है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये यहाँ पे 2-3 तरह के एंड इफेक्टर को दिखाया गया है। किसी चीज़ को अगर ग्रिप करना है तो अलग तरह का जो है एंड इफेक्टर होगा। किसी चीज़ को मान लीजिए अगर बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है, उसके ऊपर जो है कई तरह की वस्तुएं आ रही हैं, प्लास्टिक है, उसमें लोहा भी आ रहा है। ठीक है। कुछ धातुएं हैं। तो अगर लोहे को कैच करना है, लोहे को अलग करना है बेल्ट कन्वेयर से, तो अगर इसके अंदर एंड इफेक्टर में हम मैग्नेट लगा दें तो क्या होगा, मैग्नेट लोहे को ग्रिप करता रहेगा और फिर उसके द्वारा रोबोट के इस आर्म के द्वारा हम उसे एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। एंड इफेक्टर को 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक होता है ग्रिपर। ग्रिपर का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह रखना। और दूसरा हो सकता है टूल। पहले ग्रिपर की बात करते हैं। ग्रिपर क्या होता है, वह भी एक तरह का एंड इफेक्टर होता है ना, जो वस्तुओं को पकड़ सकता है और वह ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेल्ट कन्वेयर का एग्जांपल दिया था, जिसमें जो है कुछ लोहे के पुर्जों को चुनना हो, ठीक है, प्लेटों में अंगों को व्यवस्थित करना हो, मशीन की लोडिंग करनी हो, अनलोडिंग करनी हो। मशीन लोडिंग अनलोडिंग का मतलब क्या हो गया कि मशीन के ऊपर जो है टूल को लगाना, मशीन के ऊपर वर्कपीस को लगाना, कूलेंट को जो है अगर देखना कि भर गया है, खाली तो नहीं हुआ है। तो इन सब की मशीन की लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे काम। कार्टून है, बड़े बड़े कार्टून हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है उन्हें बड़े बड़े कार्टूनों में पैक किया गया है और फिर इन कार्टून्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो कोल्ड ड्रिंक्स की मान लीजिए बोतलें हैं, ठीक है, तो ये टूटे ना, इन्हें हैंडल करना, कच्चे माल को जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, संभालना, स्टोर में रखना, वहाँ से उठाना, ठीक है। तो विभिन्न तरह के ग्रिपर औद्योगिक रोबोट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो किस किस तरह के ग्रिपर हो सकते हैं? मैकेनिकल ग्रिपर हो सकते हैं, निर्वात कप वैक्यूम ग्रिपर हो सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक ग्रिपर हो सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, और आसंजक ग्रिपर हो सकते हैं, एडहेसिव ग्रिपर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल ग्रिपर। मैकेनिकल ग्रिपर में किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए सरल यंत्र द्वारा सक्रिय यांत्रिक उंगलियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसके अंदर 2 फिंगर होती है, ठीक है, 2 या उंगलियां हो सकती हैं जो खुलकर ऑब्जेक्ट को अपने ग्रिप में ले लेती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। रिप्लेसेबल उंगलियों का प्रयोग करने से वियर और इंटरचेंजेबिलिटी में सुगमता होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम मैकेनिकल ग्रिपर को इस्तेमाल करेंगे तो वो वियर आउट हो जाएंगे, घिसने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ग्रिपर होने चाहिए जिन्हें हम निकाल के फिर जब वो घिस जाए, वो काम करने लायक ना रहें, तो उन्हें हम चेंज कर दें। एक मैकेनिकल ग्रिपर को हटाकर आवश्यकता अनुसार दूसरे डिज़ाइन एवं साइज़ के ग्रिपर का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को हैंडल किया जा सके। वैक्यूम ग्रिपर, निर्वात कप जिसको कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, निर्वात से आप क्या समझते हैं, वैक्यूम, यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर है वायु का उससे कम का प्रेशर, ताकि नॉर्मल प्रेशर से कम अगर प्रेशर होगा तो क्या होगा, किसी भी वस्तु को जो है वो चिपका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इसे सक्शन कप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत मुलायम हो, फ्लैट हो और साफ़ हो। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी सरफेस सतह साफ़ होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी और मुलायम होगी, तभी उसके द्वारा संतोषजनक निर्वात या वैक्यूम प्राप्त किया जा सकेगा। सक्शन कप जो होता है वह जनरली
नम्य पदार्थ से बनाई जाती है, जैसे रबर और प्लास्टिक। सक्शन कप के अंदर वैक्यूम कप का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? ये वैक्यूम बनाता है, ठीक है। कप तथा पाठ सतह के बीच की वायु को दूर करने के लिए वैक्यूम कप का इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीक होगा तो क्या होगा? वैक्यूम बन ही नहीं पाएगा। अगर वैक्यूम नहीं बन पाएगा तो जिस चीज़ को हम ग्रिप कर रहे हैं वो ग्रिप नहीं हो पाएगी, वो वैक्यूम लीक होने की वजह से वो ग्रिप नहीं हो पाएगी। तीसरा है मैग्नेटिक ग्रिपर। यह ग्रिपर लोहे की धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है तथा छिद्र युक्त, यानी कि ऐसा कोई वस्तु है जिसमें छेद है ना, उसको, उन वस्तुओं के लिए भी हम मैग्नेटिक ग्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंडीशन यह है कि वह लोहे की धातुओं से बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार के ग्रिपर में दोनों प्रकार के मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, दो तरह के मैग्नेट हो सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जिसे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के द्वारा बना सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट जिसको भी कहते हैं। चौथा हो सकता है एडेसिव ग्रिपर, आसंजक ग्रिपर। इस प्रकार के ग्रिपर कम भार वाली वस्तुओं जैसे कपड़ा है, पेपर है, ठीक है, प्लास्टिक है आदि के लिए हम प्रयोग करते हैं। और रिपीटेड यूज़ के दौरान पकड़ इनकी क्या होती है? ढीली होने लगती है। इसलिए विशेष प्रकार के फीड मैकेनिज़्म की जो है रोबोट रिस्ट में आवश्यकता होती है। यहाँ भी आप एक तरह का ग्रिपर देख सकते हैं। इसके अंदर लीड स्क्रू और ये लिंक, तरह तरह के लिंक के द्वारा जो है, या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो अगर यहाँ पे मोशन होगा तो फिर ये लीड स्क्रू आगे पीछे होगा, जिसकी वजह से लीड स्क्रू से जो मोशन है वो इस लिंक को ट्रांसफ़र होगा, इस लिंक को ट्रांसफ़र होगा, और उसकी वजह से इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ग्रिप कर सकते हैं या फिर इसे हम छोड़ सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यह एक एग्जांपल हो गया ग्रिपर का। अब बात करते हैं टूल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो nth अफेक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्रिपर और टूल। अब तक हम ग्रिपर की बात कर रहे थे। ग्रिपर चार तरह के बताए आपको, मैकेनिकल, निर्वात, मैग्नेटिक और आसंजक। अब बात करते हैं टूल की। टूल क्या होता है? टूल वह nth अफेक्टर होता है जिसके द्वारा वस्तुओं को ग्रिप करने के बजाय उसके द्वारा कुछ कार्य किया जा सकता है। जैसे ड्रिलिंग करनी है, मिलिंग करनी है, फेसिंग करनी है, ठीक है, टर्निंग करनी है, स्पॉट वेल्डिंग करनी है, ठीक है, स्प्रे गन है, आर्क वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग करनी है, ठीक है। तो इन सब को करने के लिए अगर हम ग्रिपर की जगह पे टूल लगा दें तो रोबोट इन nth अफेक्टर के द्वारा मशीनिंग कार्य को भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। रोबोट के मुख्य अन्य अवयव अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में डिस्कस हुए सभी पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।